हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हरियाणा जो ग्रुप डी है उसके लिए आज हम करेंगे हिंदी की क्लास। ये जो क्वेश्चन आज मैं करवाऊँगी ये सभी एनटीए द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं जो कि ग्रुप सी के पेपर में पूछे गए थे हिंदी के। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो एनटीए है वो कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, जिससे कि आप वो सभी टॉपिक क्लियर करेंगे जो कि उसके द्वारा पूछे गए हैं। तो हिंदी के आज क्वेश्चन करेंगे, लगभग ये 80+ क्वेश्चन रहेंगे। ये एक लंबी वीडियो रहेगी, तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको फ़ायदा होगा और यहाँ से मतलब जितने भी टॉपिक हैं आप उनको सबको कवर करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आपको शुद्ध अशुद्ध एक बार नज़र मतलब देख के जाना है कि शुद्ध अशुद्ध जो शब्द हैं उनको। तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अगर जिसकी मतलब हिंदी कमज़ोर है तो उसको देखना चाहिए, नहीं तो आप वैसे भी कर लेंगे इसको। तो इसमें शुद्ध शब्द क्या है? निरपेक्ष भी गलत लिखा है, रे आएगा इसमें। निरपेक्ष ऐसे लिखा जाएगा, निरपेक्ष। निरपेक्ष अध्ययन भी गलत लिखा है, अध्ययन डबल ए आएगा, अध्ययन ऐसे लिखा जाएगा। और वास्तविक, वास्तविक भी गलत है, वास्तविक, वास्तविक ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सांसारिक, सांसारिक सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के तत्सम रूप को पहचानिए। इसमें तत्सम रूप को पहचानना, आपको तत्सम और तद्भव करके जाने हैं। मैं आपको बता दूं, तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। ज़्यादातर जो शब्द संस्कृत से हमने हिंदी में प्रयोग कर लिए हैं उनको हम तत्सम बोलते हैं, और जो सामान्य बोलचाल के जो शब्द हैं, जो सामान्य बोलचाल के शब्द हैं उनको तद्भव में शामिल किया जाता है। ये आपको बात याद रखनी है। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो आपको संस्कृत का शब्द छांटना है कि इनमें से कौन सा है। बगुला, बक, आँख, आग या आँख। तो इसमें जो संस्कृत का शब्द है वह कौन सा होगा तो आपको देखना है। तो इसमें बगुला भी हम क्या हिंदी में बोलते हैं, आग भी और आँख भी। तो कौन सा रहेगा? बक रहेगा, जो कि तत्सम शब्द रहेगा। संकल्प में कौन सी संधि है? तो संधि आपको अच्छे से क्लियर करके जानी है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा, एक एग्जाम्पल दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि कौन सी संधि है। तो संकल्प में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे हमें पता है जो सम, अगर इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सम प्लस कल्प। तो यहाँ पे अगर हम विच्छेद करके देखेंगे तो सम प्लस कल्प, मैं का कैसे, तो वो जो व्यंजन है व्यंजन का व्यंजन से मेल है करना है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। वैसे संधि कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि और व्यंजन संधि 3 प्रकार की होती हैं। वैसे अगर संधि का अगर आपने टॉपिक किया होगा तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? जो संधि होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहली स्वर, दूसरी व्यंजन और तीसरी विसर्ग संधि होती है। ये तीनों आपको याद रखनी है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो स्वर संधि से पूछे जाते हैं और व्यंजन संधि से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सम प्लस कल्प बन रहा है तो इसमें कौन सी संधि रहेगी? इसमें रहेगी व्यंजन संधि। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ज़्यादातर क्वेश्चन स्वर संधि से आते हैं या व्यंजन संधि से आते हैं। विसर्ग संधि को नहीं देते हैं क्योंकि उसमें आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि उसमें विसर्ग लगा होता है। तो यहाँ पे पूछा गया, स्वर संधि के भी पार्ट होते हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 पार्ट होते हैं स्वर संधि के भी, वृद्धि, गुण, दीर्घ, अयादि और एक नाम और बच गया, वृद्धि, गुण, दीर्घ, अयादि और एक और बच गया जिसको यण बोला जाता है। यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि और अयादि संधि। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिसमें दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के बीच में क्या आएगा? आ आएगा, या मतलब आ का जो डंडा है वो आएगा, या फिर बड़ी ई आएगी या बड़ा ऊ आएगा। तो दीर्घ संधि अगर पहचाननी है आपको, वहाँ पर सिर्फ स्वरों का मेल होगा और बीच में आ, ई या बड़ा ऊ मिलेगा। और जो अगर पहचानना है वृद्धि संधि को,
सॉरी वृद्धि नहीं, गुण संधि, गुण संधि लेते हैं। गुण संधि को पहचानना है तो उसमें सिर्फ एक मात्रा मिलेगी ऊपर, या तो वो ओ की मात्रा होगी या ए की मात्रा होगी। और अगर हमें गुण के बाद अयादी संधि को पहचानना है, सॉरी अयादी नहीं वृद्धि संधि को पहचानना है, तो वृद्धि में दो मात्राएं ऊपर होती हैं, या तो वो औ के साथ होंगी या फिर ऐ के साथ होंगी। तो जो भी दो मात्राएं होंगी जिस भी संधि में, वो होगी वृद्धि संधि। और तीसरी जो संधि रहेगी इसमें यण संधि होती है। यण संधि, यण संधि में जो अक्षर है वो आधा मिलेगा और उसके बाद आधा अक्षर मिलेगा और उसके बाद य, व या फिर र, ये तीन शब्द मिलेंगे, जिसके बाद आधा अक्षर इनसे पहले होगा और य व र मिलेगा, तो वो कौन सी संधि रहेगी? यण संधि रहेगी। और लास्ट जो संधि रहेगी स्वर संधि की, अयादी संधि। अयादी संधि को कैसे पहचानेंगे? अयादी संधि के बीच में क्या आएगा? व आएगा, व या फिर व या ये बीच में आता है। जैसे एग्जाम्पल लें तो हम जैसे पावक है, इसमें अयादी संधि है, नयन है अयादी संधि है, पवन है अयादी संधि है, या फिर पावक है अयादी संधि है। ये सब जो संधि रहेंगी ये अयादी संधि रहेंगी। आई होप आपको क्लियर होगा। बाकी जो बच गई वो व्यंजन संधि में आप कर देना। तो संकल्प संधि, संकल्प में कौन सी संधि है? तो संकल्प में जो संधि रहेगी वो व्यंजन संधि रहेगी और इसका संधि विच्छेद सम प्लस कल्प होगा। क्या होगा? सम प्लस कल्प। नेक्स्ट है बड़बड़ाना, खटखटाना, भनभनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर क्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो क्रिया का टॉपिक में आपको क्या क्या करना है, क्रिया के प्रकार करने हैं। हमें पता है मेनली जो क्रिया के दो तरह से क्रिया को डिवाइड किया गया है। एक तो क्रम के आधार पर क्रिया को बांटा गया है और एक प्रयोग के आधार पर क्रिया को बांटा गया है। ये आपको याद रखना है। प्रयोग के आधार पर तो क्रिया के 5 या 6 टाइप हैं, लेकिन जो क्रम के आधार पर जो क्रिया के हैं 3 टाइप हैं हिंदी में। एक तो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर तो सामान्य क्रिया है, सुयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया जिसको बोलते हैं, अनुकरण क्रिया, ये सभी जो रहेंगे ये प्रयोग के आधार पर क्रिया के टाइप हैं। तो इनमें से हमें छांटना है कि बड़बड़ाना, खटखटाना, भनभनाना शब्दों में क्रिया कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है। तो अब हम किसी के साथ जब बोलते हैं, मतलब कोई बोलता है कि मेरे साथ बोलो, खटखटाओ, खटखटाना ना, तो ये अनुकरण किया जा रहा है। तो ये अनुकरण धातु है। कौन सी है? अनुकरण धातु है। और प्रेरणार्थक धातु में क्या किया जाता है? किसी को आदेश दिया जाता है। तो जैसे प्रेरणार्थक धातु में किसी को आदेश दिया जाता है, जैसे कि यहाँ बैठा, जो प्रेरणार्थक धातु यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें क्या किया जाता है? इसमें किसी से काम करवाया जाता है, जैसे कि किसी से कोई चीज़ कटवाना, किसी को कोई चीज़ दिलवाना। ये जो एग्जाम्पल रहेंगे प्रेरणार्थक धातु के रहेंगे। जैसे किसी से कोई चीज़ चलवाना। और यहाँ पर बड़बड़ाना है, खटखटाना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? ये अनुकरण धातु रहेगी, प्रेरणार्थक धातु नहीं रहेगी। अगर यहाँ पे आता खटखटवाना, बड़बड़वाना, तो कौन सी धातु हो जाती है? प्रेरणार्थक धातु हो जाती है। तो ये कौन सी धातु रहेगी? ये अनुकरण धातु रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुयुक्त धातु में जो क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं एक साथ ली जाती हैं। जैसे वह किताब पढ़कर चले गए, चले और गए, चलना और चले गए। यहाँ पर जो साथ में जो दो क्रियाएं आती हैं साथ में, तो वो होती हैं संयुक्त क्रियाएं। कौन सी होती हैं? संयुक्त क्रियाएं। और एग्जाम्पल ले तो जैसे अध्यापक कविता पढ़ाने लगे, या फिर कोई और एग्जाम्पल ले, अध्यापक कविता पढ़ाने लगे। पढ़ाने, पढ़ना भी क्रिया है और लगना भी क्रिया है। तो ये दो साथ में आए तो वहाँ पर संयुक्त धातु होगी, ये आपको याद रखना है। विहग, विहग, फिर चहक उठे, ये पुंज, पुंज। वाक्य में विहग और पुंज की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार पूछा गया कौन सा है?
व्यतिरेक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, विवक्षा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें जो अलंकार रहेगा विवक्षा अलंकार रहेगा। आपको अलंकार का टॉपिक भी करना है अच्छे से। नेक्स्ट है जो व्यक्ति जन्म न ले वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। तो जो व्यक्ति जन्म न ले वो रहेगा अजन्मा। कौन सा रहेगा? अजन्मा रहेगा। और जिसका नाश ना हो अनश्वर, जो कभी ना मरे अमर, और जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। ये सब तो आपको पता ही होगा, इन सब चीज़ों का आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? यहाँ पर घाट घाट का पानी पीना का क्या अर्थ है? तो हमें पता है, ये तो जो फेमस लोकोक्ति है, तो इसका क्या अर्थ होगा? बहुत अनुभवी होना। क्या होना? बहुत अनुभवी होना। नेक्स्ट है वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं। तो हमें पता है, अगर अपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, तो वाक्य के 2 ही घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 घटक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट है विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको विराम चिन्हों को भी अच्छे से कवर करना। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा है। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा है। हे लड़के इधर आओ। वह हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषा जानती है। आपसी झगड़ों का निपटारा कर लेना चाहिए। तो आपसी झगड़ों का बंटवारा कर लेना चाहिए। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो हमें पता है जो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर सी भी सही है, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी के बाद और दिया हुआ है, तो जर्मन भाषा जानती है। तो ऑप्शन नंबर सी और ए दोनों सही है इसमें। तो इसमें जो ग्रेस पॉइंट मिला हुआ था उस टाइम पे जब एग्जाम हुआ। आमर वृक्ष समस्त पद का उचित विग्रह होगा। तो आमर वृक्ष का उचित विग्रह कौन सा होगा? आमर का वृक्ष, इसका उचित विग्रह होगा। नेक्स्ट है दिए गए शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग कीजिए। उपसर्ग कौन से होते हैं? जो शब्द के आगे लिखे उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और बाद में जो लगता है उसको क्या बोला जाता है? प्रत्यय बोला जाता है। तो यहाँ पर पहले ताज, बाज, नाज, इनके आगे कुछ नहीं लगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गायक शब्द में प्रयुक्त शब्द प्रत्यय है। तो गायक में कौन सा प्रत्यय रहेगा? प्रत्यय क्या मैंने बताया अभी, अंत में लगता है। तो यक प्रत्यय है, अक प्रत्यय है या क प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय रहेगा? इसमें जो गायक है इसका जो संधि विच्छेद अगर करेंगे तो हम क्या होता है? ग प्लस अक। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अक प्रत्यय है गायक में। नेक्स्ट है कक्ष खालिस्तान के बहुत गर्मी है। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए बाहर शब्द का सर्वाधिक विलोम। यहाँ पे विलोम पूछा है। यहाँ पर बाहर, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे बाहर दिया हुआ है, इसका विलोम तो क्या आएगा? अंदर या भीतर। यहाँ पे भीतर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो भीतर क्या है? बहुत गर्मी है। नेक्स्ट है दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग किया गया है? तो दिए गए किस शब्द में उपसर्ग पहले लगता है। ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया है। इससे पहले हमने बताया था कि किस उपसर्ग में तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? सरताज होगा। शायद दोबारा से आ गया। तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा? तो तट शब्द के लिए जो उचित पर्यायवाची है वो क्या रहेगा? तटनी, तटीनी, किनारा। तो तट को हम क्या बोलते हैं? हमें पता है, किनारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी किनारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तो कारक चिन्ह का प्रयोग हमें पता है। कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा भी बोला जाता है। इसमें संप्रदान के लिए अपादान का क्या कारक चिन्ह होता है? अपादान का होता है से अलग होना। संप्रदान, अपादान और अधिकरण का क्या होता है? में पर होता है। और संबंध कारक का क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री। ये आपको याद होंगे। इसमें बोला गया है कि उपयुक्त कौन सा है जिसका सर्वाधिक उचित प्रयोग। मैंने आज खेलने नहीं जाना है। तो ये अगर यहाँ पर मैंने की जगह मुझे होता तो सही रहता। मुझे आज खेलने नहीं जाना है। सुबह देर
में उठना ठीक नहीं है, में नहीं आएगा यहाँ पे से, सुबह देर से उठना ठीक नहीं है। यह किताब 203 रुपये से बिक गई, 203 रुपये में बिक गई। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें डी में सही कारक चिन्हों का प्रयोग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो तत्सम शब्द मैंने बताया जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो बोलचाल सामान्य बोलचाल के जो शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो तत्सम शब्द है इनमें कौन सा है, ला काट के, तो बढ़ाता जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, बाकी सब क्या है, सामान्य बोलचाल के शब्द हैं। अयादी संधि का उदाहरण नहीं है, तो मैंने क्या बताया था आपको, अयादी संधि में क्या आता है, बीच में य, व या फिर र, ये शब्द क्या आते हैं, बीच में आते हैं। तो इसमें ये भी अयादी संधि का उदाहरण है, ये भी अयादी संधि का उदाहरण है, और ये भी। तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। तो अयादी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, इसमें उत प्लस सवास आएगा। तो उत प्लस सवास, उत प्लस सवास, इसमें ये व्यंजन संधि रहेगी, तय और स का मेल करना है, तो ये उच्छ्वास हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर्शसूचक और निजवाचक भी है। तो आपको सर्वनाम शब्दों को भी अच्छे से कवर करना है। तो सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, तो सर्वनाम जो हमें पता है, सर्वनाम कहते किसे हैं, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। और इसके कितने टाइप हैं, कम से कम इसके ये कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। एक होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के एग्जाम्पल कौन से होंगे, इसमें भी उत्तम पुरुष, जैसे मैं, हम, ये सब, जैसे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, ये सब क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल होते हैं। तू, तुम, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर एक होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में क्या प्रश्न पूछा जाता है, क्या, कैसे, कौन। और जो संबंधवाचक में संबंध दर्शाया जाते हैं, संबंध दर्शाया जाता है, जैसे संबंध में कैसे दर्शाएंगे, जैसे जो, सो, जैसे, कैसे, ये सब क्या रहेंगे, संबंध में आएंगे। फिर आता है निजवाचक, निजवाचक जो सर्वनाम होता है वह स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, कर्ता के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे अपना, अपने, स्वयं, खुद, आप। और अगर निजवाचक सर्वनाम को कर्ता के लिए प्रयोग किया जाए तो वह क्या होगा, अगर किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाए तो वो क्या होगा, आदर्शसूचक होगा। और कर्ता के लिए प्रयोग किया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, निजवाचक बोला जाता है। तो जो सर्वनाम शब्द जो आदर्शसूचक और निजवाचक भी है तो कौन सा रहेगा, वह रहेगा कौन सा सर्वनाम रहेगा, इसमें से कौन सा है, आप है। आप है जिसमें हम आदर करते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम के यही उदाहरण है, कौन कौन से हैं, आप, अपने, स्वयं, खुद, आप, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। लेकिन इसमें जो आप है यह हम बोलने वाले के लिए भी यूज करते हैं, और स्वयं के लिए भी जो अपना, आप हम बोलते हैं, तो वो इसलिए इसको आदर्शसूचक और निजवाचक भी कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द कौन सा रहेगा, इसमें प्रमाणिक, प्रामाणिक, प्रामाणिक। तो इसमें कौन सा शब्द शुद्ध रहेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही रहेगा, पै के साथ आ का डंडा आएगा। प्रामाणिक होता है जैसे सांसारिक होता है वैसे ही प्रामाणिक होता है। यहाँ पर आपको ये छोटी छोटी बातें अच्छे से ध्यान रखनी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लोकोक्ति का उचित निहितार्थ क्या है। तो इसका उचित निहितार्थ क्या रहेगा, इसका अर्थ क्या रहेगा। तो जंगल में मोर नाचा, एक तो फर्स्ट है, गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है, अपनी वस्तु का महत्व न देना, पास की वस्तु दिखाई न देना। तो इसका जो सही आंसर ए ही हो जाएगा। गुण के प्रदर्शन के लिए हमें उचित स्थान का होना जरूरी है। अगर हम कहीं पे भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो अगर उचित स्थान नहीं होगा तो उस जो कार्य का कोई भी वैल्यू नहीं होती है हमारी। जैसे अगर हमें पता है आपको टीचिंग करनी आती है, अच्छे से आती है, अगर आप कहीं पे किसी को ट्यूशन नहीं दोगे या फिर अपनी टीचिंग किसी को दिखाओ नहीं गए टीचिंग स्किल, तो कैसे पता चलेगा। तो ये गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है, इसलिए इसका बुहारे का ये अर्थ है। नेक्स्ट है,
बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है यहाँ पे पूछा गया है। तो ये अलंकार के टॉपिक से है। तो ये अलंकार किसका हो जाएगा, ये मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर जो अगर प्रकृति की चीज़ों को हम मनुष्य के ऊपर आरोपित करके दिखाएं तो वहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मनुष्य के ऊपर अप्लाई करके दिखाई गई हैं, तो इसलिए क्या ये मानवीकरण अलंकार है। आपकी खालिस्तान का अवश्य पालन होगा। वाक्य के लिए रिक्त स्थान के लिए अवज्ञा शब्द का सर्वाधिक, यहाँ पे अवज्ञा का विलोम चुनना है। तो अवज्ञा का विलोम क्या होगा, आज्ञा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपने उपवाक्य का टॉपिक किया होगा तो जिसको क्लोज बोला जाता है इंग्लिश में, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है। इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। इतिवृत्त का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, किसी घटना का विवरण देने के लिए इतिवृत्त का प्रयोग किया जाता है। वृत्तांतों का जो घटनाक्रम है उसके लिए इतिवृत्त का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों में से अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है, क्या यह बैल तुम्हारा ही है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक है, ये सही है। माँ ने पुकार, थोड़ा पानी दे दो। यहाँ पर ये जो योजन चिन्ह किया गया ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कही गई है कि जो कभी गलत नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो योजन चिन्ह है उसका प्रयोग हम ऐसी चीज़ों के लिए करते हैं जो कि कथन हमें ज्यों का त्यों ही प्रदर्शित करना है, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर इस कथन में चेंज हो सकता है, इसलिए माँ के पुकार, थोड़ा पानी दे दो, यहाँ पर योजन चिन्ह का उचित उपयोग नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर के हिसाब। इतना गहरा तालाब, ये विषमयादि बोधक है, ये सही रहेगा। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, तो यहाँ पर भी एक सिंपल सेंटेंस है, तो विराम चिन्ह सही है। निम्नलिखित किस विकल्प में प्रत्यक्ष समस्त पद का सही विग्रह और समास है। तो यहाँ पर समासों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो समास अव्ययभाव में मैं बता दूं, इसमें अव्यय होता है और इसमें जो प्रथम पद है वो प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। अव्यय कौन से होते हैं, जैसे यथा, प्रति, ये सब क्या है, अव्यय हैं, तो वे अव्ययभाव समास होगा। द्विगु समास में पहला अक्षर क्या होगा, संख्यावाचक होगा। कर्मधारय में क्या होगा, दवंद में दोनों पद प्रधान होते हैं और जो कर्मधारय है उसमें जो विशेषण होता है, पहले क्या होता है, विशेषण आता है इसमें पहले, तो इसलिए आपको याद रखना है इसमें विशेषण उपमान पर उपमेय का जो प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें विशेषण पहले आता है। आपको अगर इसमें ध्यान रखना है तो विशेषण पहले आए, जैसे नील कमल, तो नीला है जो कमल, तो यहाँ पे क्या है, नीला क्या है, विशेषण है। तो इसमें जो कर्मधारय समास है उसमें विशेषण आएगा पहले, आपको याद रखना है। तो अक्षी के प्रति अव्ययभाव, तो समस्त पद निम्नलिखित, इसमें बताना है कि विग्रह कौन सा सही है। तो अक्षी के प्रति अव्ययभाव है, अक्षी है जिसके सामने, अक्षी है जो प्रति, तो प्रति और अक्ष उत्तर नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, अव्ययभाव समास रहेगा। नेक्स्ट है दुर्दशा शब्द निर्मित है। तो यहाँ पे दुर्दशा, जो यहाँ पे शुरू में क्या है, उपसर्ग बताया गया, तो उपसर्ग कौन सा लगा, इसमें दुर लगा, दुर उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी खालिस्तान का अवश्य पालन होगा। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए अवज्ञा शब्द का सर्वाधिक विलोम, ये रिपीट हो गया है, इसमें आज्ञा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, आपको पर्यायवाची को अच्छे से रिवाइज करना है। तो सुधांशु, राकेश, हिमांशु, ये सब चंद्र के पर्यायवाची हैं और दिनेश इसका पर्यायवाची नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिए गए किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द है।
तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को छांटने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आप किसी के साथ अच्छा लगाओगे और वो फिट बैठ रहा है तो वो पुल्लिंग होगा, अच्छी लगाओगे अगर वह फिट बैठ रही है तो वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अच्छी कहानी क्या होगा, स्त्रीलिंग। अच्छी एकांकी, ये भी सही है, स्त्रीलिंग। अच्छी जीवनी, स्त्रीलिंग। अच्छी नाटक नहीं होती, अच्छा नाटक होता है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही होगा जाएगा, पुल्लिंग होगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम मैंने बताया संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर तत्सम कौन सा नहीं है? हानि, लोक, दुग्ध। तो इसमें जो रात है, रात को रात्रि बोला जाता है संस्कृत में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेम पूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है? तो प्रेम पूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है? तो ये यौगिक क्रिया विशेषण से संबंधित है। कौन सी? यौगिक क्रिया विशेषण से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जीवन में समय का खालिस्तान समझना आवश्यक है। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ अशुद्ध और शुद्ध छांटना है आपको। तो महत्व कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत है, इसमें डबल तय लिख दिया। महत्व हो गया, महत्व ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सही होगा। हम महत्व को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो मैंने अभी आपको संधि की ट्रिक बताई थी। यहाँ पर ई का ई से मेल हो रहा है, तो बड़ी ई होगी, तो शनिचर सचित्र कौन सी संधि हो जाएगी? ये दीर्घ संधि हो जाएगी। अन्य प्लस उदर, अन्योदर, अन्यो ओ, ऊपर एक मात्रा आ रही है, कौन सी? गुण संधि हो गई। मति प्लस अभिमान, मति, ई के लास्ट में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो क्या होगा? मत्याभिमान होगा, लेकिन इसमें मात्याभिमान लिख दिया, तो ये ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। तो प्रतिपलक्षिका, प्रतीक्षा, ई की ई बड़ी ई हो रही है, सही है। ये भी कौन सी संधि हो जाएगी? ये भी हमारी कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। तो यहाँ पर मत्याभिमान, ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो, असंगत है, तो इसमें आ का डंडा नहीं आएगा, मत्याभिमान होगा। और ये कौन सी संधि रहेगी जिसमें आधा अक्षर आता है? तो वो होती है यण संधि, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। तो मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है, तो मेरी मित्र जो एक लेखिका है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। इसमें जो हमारा ये अल्प विराम है, ये हमेशा किसके बाद लगता है? ये संज्ञा या संज्ञा के बाद लगता है, तो ये कभी भी आपको किसी योजक के बाद नहीं लगेगा, तो ये आपको याद रखना है। तो ये मित्र ये सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की बजाय बी सही है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस मुहावरे का सर्वाधिक, ये तो आसानी है, तो कौन सा रहेगा? अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना, अवसर को व्यर्थ न जाने देना, चिड़िया को खेत न चुगने देना, चिड़िया को खेत न चुगने देना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अवसर बीत जाने पर क्या पछताना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अलंकार व उससे संबंधित उदाहरण सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अलंकार छाटना है आपको। श्लेष, सुब्रम को ढूंढत फिरत कवि विभाचारी चोर, मानविकर्ण संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छीट। यहाँ पर सही नहीं है, वो चुनना है। तो रूपक, नील परिधान बीज सुकुमार खुल रहा मुर्दुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। उपमा है पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पे मैंने आपको जो अलंकार है उनकी एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो इसमें जो श्लेष है, श्लेष में एक शब्द आता है और शब्द के बार बार क्या अर्थ अलग अलग होता है। मानवीकरण में जो वस्तु है उसको प्रकृति की चीज़ों को जो प्रकृति की चीज़ें हैं उनका मानवीकरण किया जाता है, मानव के ऊपर आरोप करके मतलब दिखाया जाता है। तो संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छीट, तो ये तो मानवीकरण है, ये भी ठीक है, ये भी सही है।
तो यहाँ पे बताया सुमेलित नहीं है। रूपक नील परिधान बीत सुकुमार खुल रहा मुर्दुल अध खुला अंग। तो यहाँ पर ये रूपक में नील परिधान बीत सुकुमार खुल रहा मुर्दुल रूपक में उसी चीज को उसी रूप में बताया जाता है, तो वो सेम। लेकिन यहाँ पर ये क्या रूपक अलंकार नहीं है, यहाँ पे है उत्प्रेक्षा अलंकार। खिला हो ज्यों बिजली का फूल मदेवन बीच गुलाबी। उत्प्रेक्षा अलंकार की मैं आपको पहचान बता दूं, इसमें शब्द आते हैं मानो, जनो, ज्यों ही, त्यों ही। तो ये जो शब्द आए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो यहाँ पर ज्यों ही है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार है। श्लेष में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। उपमा में मैं बता दूं सा, सी, समान, सरीस, ये शब्द आएंगे उपमा में, तो ये भी सही है। तो आई होप यहाँ पर आपके सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे जो श्लेष है वो भी सही है। मानवीकरण यहाँ पे संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी, यहाँ पर किसी व्यक्ति को जो सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छीट, तो यहाँ पे इसके ऊपर मानव के ऊपर आरोपण करके बताया गया है। मानवीकरण है, रूपक है ये, सॉरी ये रूपक नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा? उत्प्रेक्षा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यों त्यों, अगर वाक्य में ज्यों त्यों, मानो, मनो, जनो, जनू ये शब्द हो तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा होता है। तो उपमा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिपाही ने चोर को पकड़ा, यहाँ पर उपयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर वाक्य बताना है किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम एक एक चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर देखो सिपाही ने, ये क्या है? यहाँ पर सिपाही यहाँ पर क्या है? कर्ता ने चोर को पकड़ा। किसको पकड़ा है? चोर को। तो यहाँ पर जो प्रधान है, प्रधान क्या रहेगा? यहाँ पर प्रधान रहेगा, कर्ता रहेगा, क्योंकि किसने? सिपाही ने पकड़ा चोर को। प्रधान कर्ता का साधारण वाक्य है ये, ठीक है, साधारण वाक्य है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर भी आपको जो गलत है वो छांटना है। ऊपर की ओर उछाला गया, उत्क्षिप्त, ये तो सही है। इंद्रियों को वंश में करने वाला, इंद्रिय निग्रह, नहीं ये गलत है। इंद्रियों को वंश में करने वाला होता है इंद्रजीत। अपनी इच्छा से काम करने वाला, इच्छाधारी, स्वेच्छारी। पर्वत के पास की भूमि, उसर। पर्वत के पास की भूमि, इसमें भी कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे, आप देख लेना। वैसे जो इसका आंसर है मुझे बी लग रहा है, आप इसको चेक करना एक बार। इंद्रियों को वंश में करने वाला इंद्रजीत ही होता है। पर्वत के पास की भूमि, तो शायद इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ होगी। तो पर्वत के पास की भूमि भी उसर नहीं होती है, तो इन दोनों ऑप्शनों में गड़बड़ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो गलत ही हो जाएगा। नेक्स्ट है भरकस समस्त पद का उचित विग्रह है। भरकस का मतलब क्या होता है? पूरी शक्ति से। तो इसका जो विग्रह क्या होगा? पूरी शक्ति से, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे माता पिता खालिस्तान में रहते हैं और वाक्य के रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक विलोम। नगर का विलोम पूछा है यहाँ पर, नगर का विलोम। अगर कोई नगर में रह रहा तो कोई गांव में रह रहा, तो इसका नगर का विलोम क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्यय से सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। इका, यहाँ पर प्रत्यय है, प्रत्यय हमें पता है लास्ट में लगता है। लेखिका, पिरिया में इका प्रत्यय नहीं है, ये कट गया। वाला है इसमें भी, पुलिस वाले में भी इका नहीं है। अन, इसमें रावण में है, मोहन में है, श्रवण में, इन तीनों में अन प्रत्यय है। चर, इसमें अ है, व्याध है। लेखक, इसमें अक प्रत्यय है, लेखक। आई, अप्सरी, चढ़ाई, शिवानी। अप्सरी में आई नहीं है, शिवानी में भी आई नहीं है, चढ़ाई में आई है। फिर है उत्तर, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर सही विकल्प चुनना है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन तीनों में अन प्रत्यय है। सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची, सम्राट के लिए पर्यायवाची ढूंढना है तो महीपति सम्राट का सही जो पर्यायवाची हो जाएगा। भूधर, केसरी और मार्तंड ये इसके पर्यायवाची नहीं है। गुण शब्द को कौन सा उपसर्ग सही लगता है? गुण उपसर्ग हमें पता है आगे लगते हैं, तो जो सही लगता है जो उपसर्ग है वो उसके आगे लगा के देखेंगे। जैसे बेगुण, बेगुण सही नहीं लग रहा, कुगुण भी सही नहीं लग रहा, प्रगुण भी नहीं। अवगुण, अवगुण हमने पढ़ा भी है शब्द, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अवगुण सही फिट बैठता है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। निर्धारित, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, ये गलत हो गया। निर्धारित, ये भी गलत हो गया।
निर्धारित ये विकल्प ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निर्धारित। निम्न में से रात का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर रात का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो अंबर रात का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी क्या हैं, ये रात के पर्यायवाची हैं। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार है, मैंने बताया जिसमें सा, सी, सरस, समान ये सब आए तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। और एक बात हो, अगर किसी में योजक चिन्ह आ जाए और साथ में सा, सी आए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। लेकिन अगर यहाँ पर खाली योजक चिन्ह हो और उसमें सा, सी से नहीं हो तो वो कौन सा होगा, वो कौन सा अलंकार होगा, वो होगा यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। और एक अलंकार और है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, उत्प्रेक्षा। मैंने ऊपर बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें क्या आता है, मानो, मनो, जनो, जनु, ज्यों, त्यों, ये सब किस में आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। नेक्स्ट है मोहन पुस्तक पढ़ता, इस वाक्य में पढ़ता पद का परिचय देना। पढ़ता हमें क्या है पता है, पढ़ता क्या है, एक क्रिया है, तो ये किस टाइप की क्रिया है ये बताना है। सकर्मक क्रिया, कृतवाच्य, वर्तमान काल, एकवचन, पुल्लिंग। हमें पता है क्रिया कर्म के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं, एक तो सकर्मक, एक अकर्मक और एक द्विकर्मक हिंदी में। तो जो सकर्मक क्रिया होती है सकर्मक, एक होती है अकर्मक जिसमें कर्ता का फल कर्म के ऊपर पड़े तो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्ता का फल कर्म के ऊपर ना पड़कर सीधा फिर कर्ता पर ही पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, अकर्मक क्रिया में क्या जो फल है वो सीधा कर्ता पर ही पड़ता है। इसमें जैसे यहाँ पर अकर्मक, अकर्मक में कर्म नहीं होता, ये आपको याद रखना। सकर्मक में कर्म के साथ आपको वैसे याद रखना, इसमें कर्म होता है, तो इसमें कर्म ही नहीं होता तो इसका फल कर्म पर कैसे पड़ेगा। तो जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया बोलते हैं, और जिसका फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया करते हैं। अब इनकी एक ट्रिक है कि इसको किसी क्रिया को पहचानने के लिए ये सकर्मक है या अकर्मक है, तो जो क्रिया आती है वहाँ पर क्या लगा कर देखो, अगर आंसर आ रहा है तो सही है, आंसर आ रहा है तो वह सकर्मक होगी, और आंसर नहीं मिल रहा है तो क्या होगी, अकर्मक होगी। तो यहाँ पर मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ता क्रिया, यहाँ पर क्या लगाना है, क्या पढ़ता है, तो मिल गया हमें ऑप्शन आंसर पुस्तक। तो कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। तो ये कट गया, ये कट गया, तो सकर्मक इसमें भी है, सकर्मक इसमें भी है। अब देखो मोहन पुस्तक पढ़ता है, अब ये क्या कृतवाच्य है या एक होता है कृतवाच्य, एक कर्मवाच्य होता है, एक भाववाच्य। 3 वाच्य होते वाच्य के टाइप, जिसे इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं हम, जैसे कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो इसमें मोहन पुस्तक पढ़ता है, अगर इसका हम भाववाच्य या बनाएंगे तो क्या होगा, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, तो ये कृतवाच्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर ना तो ये क्रमवाच्य है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर इसका कर्मवाच्य बनाया जाए तो मोहन से पुस्तक पढ़ी जा रही है, ये होगा। एक इजी क्वेश्चन है 27, 75, 37, 92, तो इसमें आप मिलान करके देख लेना, ये तो आप वैसे भी कर लोगे। खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही है, तो इसमें खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही होगा, सु। आप मैंने बोला था उपसर्ग आगे लगते हैं, तो आप उसको लगा के देखिए कौन सा फिट बैठ रहा है। सुखुश, विखुश, नाखुश, बेखुश, तो इसमें ना सही लग रहा है, तो नाखुश हमने शब्द पढ़ा भी है, तो ना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 भवनों का समूह त्रिभुवन है, वह कौन सा समास है, तो समास से मैंने बताया था एक अव्ययभाव समास होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें यथा, दिन, प्रतिदिन, इसमें क्या होते हैं, अव्यय होते हैं आगे। और इसमें जैसे दिन दिन, अगर 2 बार रिपीट शब्द हो एक साथ तो वहाँ पर भी कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है। जैसे दिन दिन, प्रति प्रति, इसमें भी अव्ययभाव समास है। लेकिन अगर विलोम आ जाए, जैसे दिन रात, जोड़े में आए, विलोम आए
जोड़े में आए जैसे दिन रात, तो वो कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। विलोम होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। द्विगु समास में पहला जो शब्द है वो संख्यावाचक होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना वो किसी तीसरे अर्थ को नहीं दर्शा रहा हो। जैसे एक होता है त्रिलोचन, त्रिलोचन, वैसे इसमें क्या है? इसमें त्रि है, शुरू में क्या है? आप कंफ्यूज मत हो जाना, त्रि देखते ही सीधा द्विगु मत लगा देना, आप ध्यान से देखना पहले। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, तो ये किसको दिखा रहा है? शिव का, शिव को यहाँ पर शिव की बात की जा रही, किसी अन्य की बात नहीं की जा रही हो तो द्विगु समास, अगर किसी अन्य की बात की जा रही है तो क्या होगा? वो होगा बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा, द्विगु समास होगा यहाँ पर। अगर त्रिलोचन आ जाए तो बहुब्रीहि होगा। और जो तत्पुरुष है, तत्पुरुष तो कई टाइप के होते हैं, जिसमें अलग अलग होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, जिसमें कर्ता कारक, इनमें कारकों की जो विभक्ति है उनका लोप होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है ये भी पूछा जाता है, पद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो बहुब्रीहि मैंने बताया था कि अब आपको बहुब्रीहि में जो अन्य ही किसी व्यक्ति का इसमें बोध होता है, अगर विग्रह करते हैं तो ये किसी अन्य पद, इसमें अन्य पद प्रधान होता है, ये आपको याद रखना है। ना तो इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, ना द्वितीय पद प्रधान होता है। द्विगु में संख्यावाचक होता है पहला पद, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय जो होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रथम पद प्रधान होता है। और कौन से समास बच गए? और एक समास बच गया हमारा, जैसे तत्पुरुष के द्विगु है द्वंद्व, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और जो कर्मधारय समास है उसमें जो कर्मधारय, बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, और कर्मधारय में अगर पूछा जाए तो कर्मधारय में जो दूसरा पद है जिसको उत्तर पद भी बोला जाता है वह पद प्रधान होता है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट है, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोपण हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उपमेय पर उपमान का आरोपण हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक, रूपक, वक्रोक्ति, श्लेष। तो यहाँ पर उपमेय पर उपमान का जो अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर कौन सा जो वो रहेगा, अलंकार रहेगा? तो अलंकार का मैंने बताया था आपको, रूपक में उसी वस्तु के समान दिखाया जाता है। श्लेष में एक शब्द का दो बार प्रयोग होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, ये भी आपको याद रखना है। और जो यमक है, यमक में क्या होता है? यमक में जो चीज़ें, जो शब्द है, तो इसमें जो हमारा अलंकार होगा वो होगा रूपक अलंकार। इसमें उपमेय पर उपमान का आरोपण हो, तो यहाँ पर उपमेय क्या है? इसमें भी किसी समानता दिखाई जाती है। मैंने बताया था आपको, वस्तु को उसी के अनुसार दिखाया जाता है, रूपक उसी के रूप में दिखाया जाता है। जैसे चंद्र खिलौना, चरण कमल है, कमल के समान चरण, तो इसमें भी चीज़ों को समान, लेकिन इसमें योजक चिन्ह आता है, इसमें सा सी से नहीं आता है। उपमा में आता है सा सी से, वो भी इसमें भी समानता दिखाई जाती है। लेकिन जो रूपक है उसमें उपमेय पर उपमान का आरोपण होता है, बिल्कुल उसके ऊपर ही उसको थोप दिया जाता है। जैसे चरण कमल, चरण के समान कमल, तो जो चरण है उनको कमल ही बताया गया है। तो उपमेय अगर आपको उपमेय नहीं पता तो आपको इसको भी पता ना, उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु से समानता दर्शाई जाती है वह उपमेय होता है, और जिस वस्तु से दर्शानी है वह उपमान होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, करुण रस का स्थायी भाव है, तो ये रसों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको रसों के स्थायी भाव याद कर लेने हैं, बस स्थायी भाव से ही सब चीज़ें आ जाएंगी। तो जो श्रृंगार रस का रति होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, और जो करुण रस है उसका जो स्थायी भाव होता है वो कौन सा होता है? वो शोक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और वह किसका होता है? वह जो होता है वो जो आश्चर्य, जो अद्भुत रस बोलते हैं उसको हम, उसका होता है वह होता है।
नेक्स्ट, टस से मस न होना मुहारे का अर्थ क्या है? टस से मस न होना, जरा सा भी ना होना, आसान है ये तो। इति प्लस आदि, मैंने संधि की ट्रिक बताई थी आज में, इसमें भी ई आ रही है, इसमें आ रहा है तो, लेकिन आप इसको भी देख लेते इत्यादि, तो कौन सा हो गई इसमें? तय के बाद ये आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था? यण संधि। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए, तो सही वर्तनी कौन सी? प्रकृति हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द, राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा है यहाँ पर। दनुज, असुर, रजनीचर, सुर, सुर जो होता है वो उसका पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, से इसे कृतवाच्य में लिखिए, तो लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, तो कृतवाच्य क्या होगा? यहाँ पे कृतवाच्य पूछा है। अगर भाववाच्य पूछा जाता तो बोलते कि लक्ष्मण से के द्वारा मेघनाथ मारा गया, तो यहाँ पे ये सेम ही सही हो जाएगा, लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया। कृतवाच्य, कृतवाच्य में बदलना है तो लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, ये क्रमवाच्य है, सॉरी ये क्रमवाच्य है, तो यहाँ पर कृतवाच्य बताना था, तो लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा। नेक्स्ट है क्रोध किस, अभी बताया था मैंने, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रोदर रस का स्थायी भाव क्रोध रहेगा, और जो भक्ति रस है उसका अनुराग रहेगा, करुण का शोक रहेगा, और जो कुल कितने स्थायी भाव हैं? 11 स्थायी भाव हैं, इनको सबको आपको एक बार कवर करना है। जगत प्लस नाथ, तो कौन सी संधि रहेगी? इसमें ना तो ए है ना आ ई है, तो सीधे किसके साथ जाएंगे? व्यंजन संधि के साथ जाएंगे। व्यंजन संधि। समझदार लड़के नहीं लड़ते, इस वाक्य में लड़के शब्द का पद परिचय दीजिए। यहाँ पर समझदार लड़के शब्द का परिचय देना है, तो लड़के क्या है? लड़का एक हमें पता है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक, हमें पता है लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पूरा। और किसी में कोई संज्ञा, ये भाववाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। श्याम ने राम को कथा सुनाई, इसे कृतवाच्य में लिखिए, श्याम ने राम को कथा सुनाई है, ये तो कृतवाच्य में ही है ही है, यहाँ पर कृतवाच्य में ही लिखना है, लेकिन अगर यहाँ पर कर्मवाच्य में लिखना होता तो हम कुछ चेंज करते, तो राम ने श्याम को कथा सुनाई, तो सेम ही हो जाएगा। राम ने श्याम को कथा सुनाई, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? राम ने श्याम को कथा सुनाई, ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आसमान से बातें करना मुहारे का अर्थ क्या है? तो आसमान से बातें करना मुहारे का अर्थ क्या होगा? असंभव कार्य करना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये थे मैंने लगभग सभी सेटों के जो क्वेश्चन हैं सीईटी में, जो सीईटी हमारा हुआ था, एनटीए ने लिया था, उसमें पूछे गए हैं, मैंने सभी के कवर करवा दिए हैं। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका अच्छा, नहीं तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बाकी आप जो रिवाइज है वो कर लेना। यहाँ पर कौन कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक शुद्ध अशुद्ध आ रहा है, मुहावरे आ रहे हैं, अलंकार आ रहे हैं, रस आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको कवर करना है। थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।